नमस्कार दोस्तों, मैं मीना यादव। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल एजुकेशन प्लेनेट और आप पढ़ रहे हैं रिट लेवल 1 जो कि एक पात्रता परीक्षा है। उसके लिए पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक जिसमें हम परिवार पढ़ चुके हैं और सामाजिक बुराइयां पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बाल विवाह, बाल श्रम, चोरी, दहेज प्रथा ये सब पढ़ ली है। और आज हम पढ़ रहे हैं दुर्व्यसन। दुर्व्यसन में हम पढ़ेंगे नशाखोरी और धूम्रपान, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे धूम्रपान और नशाखोरी की। नशाखोरी का मतलब होता है नशे की आदत लग जाना। तो देखिए, हम यहाँ पे पूरी पूरी बात करेंगे। और अगर इनसे पहले की जो वीडियो जो है जो डली हैं उनको अगर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नशाखोरी की और फिर उसके बाद हम बात करेंगे धूम्रपान की। तो सबसे पहले नशाखोरी। तो देखिए क्या होता है नशाखोरी। नशीले पदार्थों के सेवन करने की आदत या लत को ही नशाखोरी कहते हैं। जब व्यक्ति नशे की चीज़ों का उपयोग करने लग जाता है, उसका सेवन करने लग जाता है, तो फिर धीरे धीरे उस इंसान को उस नशे की आदत हो जाती है और वो फिर उस आदत को छोड़ नहीं पाता। तो वो जो उसकी जो लत लग जाती है उसको, वो लत ही नशाखोरी कहलाता है। मादक पदार्थ ऐसे प्राकृतिक अथवा रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके एक बार सेवन करने से बार बार सेवन करने की इच्छा होती है और उसके दुष्प्रभाव जो है लंबे समय तक पड़ता है। यानी कि जो भी मादक पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ से मतलब नशीले पदार्थों से होता है। तो वो नशीले पदार्थ जिनसे मादक पदार्थ मतलब जिनसे नशा होता है, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। वो प्राकृतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक पदार्थ भी हो सकते हैं। प्राकृतिक पदार्थों की यदि हम बात करें तो उसमें आता है जैसे भांग आती है, गांजा आता है, अफीम आती है। तो ये सब तो क्या है, प्राकृतिक पदार्थ हैं। तंबाकू है और जो है रासायनिक पदार्थों में भी कई प्रकार के ड्रग्स जो होती हैं वो जो है वो रासायनिक पदार्थों के रूप में काम में ली जाती हैं। और ये इस प्रकार से इस प्रकार के पदार्थ होते हैं कि इनको जब एक बार सेवन किया जाता है तो बार बार फिर इनका सेवन करने की इच्छा होती है। और वो सेवन करने के बाद उनका जो दुष्प्रभाव होता है, जो उनका दुष्परिणाम होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है और उसको फिर वो आदत छोड़ना मुश्किल सा हो जाता है। अब देखिए, नशे की भी दो प्रकार की दवाइयाँ होती है। एक होते हैं उद्दीपक और एक होते हैं अवसाधक। उद्दीपक यानी कि स्टिमुलेट स्टिमुलेंट्स और दूसरा डिप्रेसेंट। तो स्टिमुलेंट्स तो वो होते हैं जो वो नशीली दवाएं खाने के बाद उत्तेजना उत्पन्न कर देते हैं, यानी कि मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। और अवसाधक ऐसे होते हैं जो मस्तिष्क को डाउन करते हैं, यानी कि उसकी क्रियाशीलता को कम करते हैं। तो ये दो प्रकार के पदार्थ होते हैं और दोनों ही नशीले पदार्थ होते हैं, दोनों की ही आदत लग सकती है। तो देखिए इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उद्दीपक की बात करेंगे, स्टिमुलेंट्स की बात करेंगे। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसी नशीली दवाइयाँ होती हैं जिनके सेवन से मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इन्हें अपर्स कहते हैं। अपर्स वो होंगे, जो दूसरे अवसाधक होते हैं वो डाउनर्स होते हैं, ये अपर्स होते हैं। इन्हें अपर्स, पेप पिल्स या फिर स्पीड के रूप में जाना जाता है। यानी कि इनके सेवन से मस्तिष्क की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, ये कह सकते हैं हम। इसमें सबसे अधिक प्रचलित दवा है एम्फोटेमाइन। नाम याद रखना। सवाल पूछा जा सकता है कि एम्फेटेमाइंस जो है वो अवसाधक है या उद्दीपक है। तो यहाँ पे ये उद्दीपक है जो कि मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाने में सहायता करता है। और इसका जो उपयोग है, इस एम्फेटेमाइन का जो उपयोग है वो ज़्यादातर करते हैं विद्यार्थी और खिलाड़ी। इससे इसमें अस्थायी रूप से स्फूर्ति आ जाती है, यानी कि स्फूर्ति का अनुभव करते हैं वो इस दवाई को खाने से, इसलिए वो लोग इस दवाई का सेवन करते हैं। उद्दीपक जिसको हम कहते हैं क्रियाशीलता को बढ़ाता है। दूसरा है अवसाधक यानी कि डिप्रेसेंट। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ये मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम कर देती हैं। इनको डाउनर्स कहते हैं, उनको अपर्स कहते थे, इनको डाउनर्स कहते हैं। अवसाधक पदार्थों के रूप में नसों और मांसपेशियों की क्रियाओं की गति को कम कर किया जा सकता है। इसका सेवन करने के बाद आदमी हल्का हल्का फील करता है, शांति का अनुभव करता है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो डाउनर्स हैं या डिप्रेसेंट है, ये सारे गोलियों के रूप में मिलते हैं, जैसे कि मेड्रेक्स, वेलियम, लिब्रियम आदि। ये सब अवसाधक हैं जो कि शरीर को थोड़ा ढीला ढीला कर देते हैं, हल्कापन महसूस होता है और शांति का अनुभव होता है, इसलिए इसका उपयोग भी किया जाता है। अब देखिए, इन मादक पदार्थों का यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन करने से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे।
तो सबसे पहली बात कि जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है वो नशे में इतना धुत धुत हो जाता है कि उसको ना अच्छे की खबर होती है और ना ही बुरे की खबर होती है। उसको तो बस नशे से मतलब होता है। तो नशा करने वाला व्यक्ति कई बार नशे में धुत होकर के अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ मारपीट करते हैं। इस प्रकार से परिवार में कलह, हिंसा और अशांति रहती है और कई बार तो तलाक या हत्या जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए, नशा करने का सबसे बड़ा अगर दुष्परिणाम मुझे लगता है तो मुझे भी यही लगता है कि जो नशा करने वाला व्यक्ति होता है वो एक तरीके से इंसान नहीं रह पाता है। वो उसको पता ही नहीं होता है कि जो हो रहा है वो क्या सही है और क्या गलत है। तो वो नशे के इतना नशे में धुत हो जाता है कि वो किसी के साथ भी मारपीट कर सकता है। और किसी के साथ तो देखिए वो नहीं करता, उसको इतना तो पता होता है कि तेरे मार खाने वाले तेरे बच्चे या तेरी बीवी ही होगी। तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करता है और उससे क्या है, परिवार में कलह बढ़ती है, परेशानियां बढ़ती हैं, हिंसा का रूप हो जाता है और अशांति फैलती है और कई बार तो कंडीशन ज़्यादा खराब हो जाती है और तलाक या फिर हत्या जैसी नौबत भी आ जाती है। मादक पदार्थों, दूसरा बात करते हैं हम। मादक पदार्थ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, वह नींद उत्पन्न करते हैं। नशे की लत के कारण व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों जैसे कि चोरी, डकैती, स्मगलिंग आदि में फंस जाते हैं, जिसके कारण परिवार और व्यक्ति दोनों ही तबाह हो जाते हैं। जो तंत्रिका तंत्र होता है हमारा शरीर का, उस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं ये मादक पदार्थ, ये नशीले पदार्थ। और नशीले पदार्थों को लेने से नींद आती है। नशे की लत के कारण, नशे की जो आदत हो जाती है, इसके कारण जो व्यक्ति है कुछ भी कर बैठता है, उसको सही गलत का कुछ पता नहीं होता। वो चोरी भी कर लेता है, डकैती डाल लेता है, स्मगलिंग करता है, ऐसी गंदी आदतों के अंदर फंस जाता है और फिर उसकी वजह से वो अपने परिवार और अपना दोनों का ही नुकसान कर बैठता है और दोनों के दोनों जो है वो तबाह हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट परिणाम है, प्रभाव है, वो समाज पर भी पड़ता है। तो नशाखोरी समाज पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। परिवार में किसी भी व्यक्ति के नशाखोर होने पर उसके बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है तथा उसकी भी नशा करने की संभावना बनी रहती है। यानी कि नशाखोर जो व्यक्ति रहता है उसके बच्चे उसको देख करके उन पर भी उसका बुरा असर होता है। जब वो उनको देखते हैं तो हो सकता है कि वो बच्चे जो हैं वो भी अपने पिता को देख करके उसी की आदतों का अनुसरण कर लें, यानी कि उन पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। और जब बच्चों पर पूरा प्रभाव पड़ेगा तो उनके साथ रहने वाले बच्चों पर भी इसका इफेक्ट होता है और संपूर्ण समाज जो है उससे प्रभावित होता है। अब इस नशाखोरी को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं उनकी अगर हम बात करें तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों के सेवन करने वाले लोगों के लिए उपचार के 3 प्रकार के केंद्र स्थापित किए हैं। उपचार के केंद्र बनाए हैं नशाखोरी को रोकने के लिए। तो पहला तो बनाया है काउंसलिंग सेंटर, यानी कि परामर्श केंद्र, जहाँ पर नशेड़ी व्यक्ति जो होता है उसका परामर्श किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है। उसके बाद व्यसन केंद्र, डी एडिक्शन सेंटर, यानी कि नशा छुड़वाने के लिए जो केंद्र होता है उसको व्यसन केंद्र कहते हैं। और उसके बाद है उत्तर सेवा केंद्र, यानी कि नशा छोड़ने के बाद आफ्टर केयर सेंटर, यानी कि उसके बाद जो उसकी सेवा की जाती है, किसी भी प्रकार से उसकी सहायता की जाती है, तो वो होता है उत्तर सेवा केंद्र। अब बात करते हैं हम नारकोटिक ब्यूरो की। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो NCB ये क्या काम करता है, इसकी स्थापना कहाँ की गई और कब की गई। तो जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल ब्यूरो है तो मादक द्रव्यों की तस्करी पर पूरी तरह से अंकुश लगाने हेतु नारकोटिक केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 को और नई दिल्ली में। तो NCB यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ये क्या काम करता है, तो ये जो भी मादक पदार्थों की तस्करी होती है उसको रोकने का काम करता है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को नई दिल्ली में की गई। केंद्रीय सरकार ने प्रतिबंधित दवाइयों और मानसिक उत्तेजना वाले पदार्थों के उत्पादन को नियंत्रित करने हेतु नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रेगुलेशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस ऑर्डर 1993 जारी किए, जो कि 15 अप्रैल 1993 से लागू हुए। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि केंद्र सरकार ने जो दवाइयाँ प्रतिबंधित है, जिसमें अपर्स और डाउनर्स दोनों आते हैं, अवसाधक और
उत्तेजक, ये जो दोनों प्रकार की दवाइयाँ हैं जो कि मानसिक उत्तेजना पैदा करती हैं, इनके उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए एक ऑर्डर पास किया जो कि 15 अप्रैल 1993 से लागू हुआ है। उसके बाद है, ये तो हम बात कर रहे थे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई 1961 में। सिंगल कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक ड्रग्स द्वारा एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में 1968 में की गई। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में है और ये यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल कन्वेंशन को लागू करने के लिए स्थापित की गई। देखिए इसकी स्थापना कब की गई। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना जो है 1961 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स के द्वारा 1961 में इसकी जो है स्थापना की गई और ये एक बिल्कुल स्वतंत्र अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। 1968 अर्ध न्यायिक, इसकी एक स्वतंत्र अर्ध न्यायिक संस्था के रूप में इसे 1968 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है वो ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया वियना, इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यह यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग्स कंट्रोल कन्वेंशन को लागू करने के लिए स्थापित की गई। इसके बाद बात करेंगे हम नाडा की। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई। नाडा की स्थापना नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके कार्य क्या क्या हैं, तो इसके कार्य हैं कि जब खेलकूद प्रतियोगिताएं होती हैं, जैसे दौड़ होती है या फिर ये क्रिकेट वगैरह के मैच होते हैं, तो उस कंडीशन में जो प्रतियोगिताएं होती हैं तो खिलाड़ियों के द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है। तो उस नशीले पदार्थ की सेवन जो है वो बंद करने के लिए ये नाडा जो है ये काम करता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो यहाँ पर हम बात करिए हमने नशीले पदार्थों के सेवन से संबंधित, यानी कि एक तरीके से यूँ कहें नशाखोरी से संबंधित हमने बात कर ली है। अब हम नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे धूम्रपान। तो देखिए धूम्रपान क्या होता है। तंबाकू या बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार या अन्य कोई भी वस्तु जो ऐसे पदार्थों से बनी हो जिसे जलाकर उसके धुएं को मुंह में रखा जाए तो उसे धूम्रपान कहते हैं। धूम्र मतलब धुआं और पान मतलब उसका पान करना, यानी कि काफ़ी सारी पदार्थ होते हैं। तंबाकू या फिर बीड़ी है, सिगरेट है, चिलम है, सिगार है, इस तरीके के काफ़ी सारे जो उपकरण हैं उनको, जो कि ऐसे पदार्थों से मिलकर के बना होता है, नशीले पदार्थों से, इनको जला करके इनके धुआं को मुंह में डालना, मुंह में खींचा रखना, तो वही धूम्रपान कहलाता है। सिगरेट, बीड़ी, सिगार तथा तंबाकू में हानिकारक निकोटिन पदार्थ पाया जाता है। देखिए जानते तो सब होते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन जो इसका यूज़ करते हैं वो फिर इसको छोड़ते नहीं हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो दो ही क्यों ना हो, अगर वो इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं तो मेरी उनसे विनम्र रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चीज़ को बंद कर दीजिएगा। काफ़ी हानिकारक होती है शरीर के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपसे जुड़े हुए हर व्यक्ति के लिए हानिकारक होती है। क्योंकि सेवन जब आप इसका करते हैं और आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो उसका परिणाम आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके माँ बाप को, आपके परिवार वालों को भुगतना पड़ता है और काफ़ी सारे लोग आपके पीछे परेशान होते हैं। यदि आपको इसकी लत लग चुकी है तो इसका कोई ना कोई ऐसा हल ज़रूर होगा जिसके द्वारा इसको छोड़ा जा सकता है, तो छोड़ दीजिएगा। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो जितना हो सके उतना जल्दी इसको छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। यदि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद किसी एक कैंडिडेट ने भी इस चीज़ का सेवन छोड़ दिया तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे धूम्रपान से, तो बीड़ी, सिगरेट, चिलम, इन सब को जलाने के बाद इसका जो धुआं निकलता है उसको मुंह में खींचना ही धूम्रपान कहलाता है। बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू में जो पदार्थ होता है जो हानि पहुंचाता है उस पदार्थ का नाम है निकोटीन
और प्रश्न में ये पूछा जाता है कि धूम्रपान में जो हानिकारक पदार्थ होता है वो क्या होता है, तो वो निकोटीन होता है। निकोटीन स्थिरता पैदा करता है, यानी कि डाउनर्स का काम करता है। इसका अधिक सेवन दिल की बीमारी, फेफड़ों का कैंसर उत्पन्न कर सकता है। यानी कि जो ये निकोटीन है ये किसका काम करता है, डाउनर्स का काम करता है, अवसादक का काम करता है। और इसका ज़्यादा सेवन करने से दिल की बीमारी होने का डर रहता है और फेफड़ों में कैंसर होने का भी डर रहता है। इसके लिए क्या क्या शारीरिक नुकसान है और कौन कौन से इसमें जो है नुकसानदायक जहरीले पदार्थ हैं, उन सब की बात करेंगे अब हम यहाँ पे। तो जहरीले पदार्थों की बात करें तो धूम्रपान में निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, बेंजोपाइरीन आदि होते हैं। इसमें कौन कौन से हानिकारक पदार्थ होते हैं, निकोटीन, टार, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, बेंजोपाइन आदि, जो शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं और इसके अधिक सेवन से फेफड़ों, आंतों, गले का कैंसर या फिर टीबी, हृदयघात, अस्थमा, बांझपन, पाचन तंत्र की संक्रामित होना, उच्च रक्तदाब, मुंह व दांतों की बीमारियां आदि कई घातक बीमारियां हो जाती हैं। कितने सारे नुकसान इस चीज़ के बताए हैं, तो भी लोग पता नहीं क्यों इसको खाते हैं, क्यों इसका यूज़ करते हैं। एक खुद तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ में जो पास में खड़ा हुआ होता है उसको भी वो ज़बरदस्ती यूज़ करवाते हैं। तो इसका ज़्यादा सेवन करने से कौन कौन सी बीमारी होने की संभावना रहती है, तो फेफड़ों, आंतों और गले, फेफड़े, आंत और गले तीनों चीज़ों का कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकती है, हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक आ सकता है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, बांझपन की प्रॉब्लम हो सकती है, पाचन तंत्र का संक्रमित होना भी इसकी एक बीमारी है, उच्च रक्तदाब यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, मुंह और दांतों की बीमारियां, ये सब घातक बीमारियां जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। मांसपेशियों में कमजोरी, धूम्रपान से मांसपेशियां कमजोर होती हैं तथा हाथ पैरों में कंपन पैदा होने लगता है। जब धूम्रपान कर लेते हैं तो जो व्यक्ति के शरीर की जो मांसपेशियां होती है वो कमजोर होने लगती हैं और मांसपेशियां कमजोर होती हैं, साथ साथ हाथ और पैर जो है वो आपस में कांप कपाने लगते हैं। कार्य कोई भी करने से पहले हाथ पैर कांपने लगते हैं। दूसरी चीज़ है याद रखने की क्षमता। तो धूम्रपान मानव के याद रखने की क्षमता या इच्छा शक्ति को भी कम कर देता है। धूम्रपान व्यक्ति की इच्छा शक्ति को भी कम कर देता है। आयु में कमी, धूम्रपान व्यक्ति की आयु को सामान्य व्यक्ति की आयु से 10 वर्ष कम कर देना चाहिए, यानी कि 10 वर्ष कम हो जाती है उनकी आयु। जो धूम्रपान करते हैं उनकी आयु सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उनकी आयु से लगभग 10 वर्ष कम होती है। इसके बाद धूम्रपान को रोकने के लिए किए गए प्रयास, कौन कौन से प्रयास जो है वो धूम्रपान को रोकने के लिए किए जाते हैं। तो सबसे पहले है सिगरेट कानून। तो सिगरेट कानून 1975 भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पहला तंबाकू निषेध कानून 1975 में लागू किया गया, जिसका नाम क्या है, सिगरेट कानून 1975। तो और भारत में ये राष्ट्रीय स्तर पर पहला तंबाकू निषेध कानून जो है वो लागू किया गया। सिगरेट कानून 1975 था, जिसके तहत सिगरेट के प्रत्येक पैकेट व विज्ञापन पर यह चेतावनी अवश्य रूप से लिखा होना जरूरी था कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तरीके का ये कानून बनाया गया जिसमें सिगरेट के प्रत्येक पैकेट पर ये लिखा गया कि भाई सिगरेट जो है वो प्रत्येक पीने वाले व्यक्ति के लिए के स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक है। परंतु यह कानून सिगरेट के अलावा अन्य तंबाकू उत्पादों पर लागू नहीं होता था। नेक्स्ट दूसरा है प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत सार्वजनिक वाहन में धूम्रपान करना या थूकना निषिद्ध किया गया है। 1955 के तहत तंबाकू से बनी वस्तुओं पर तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। 1955 के बाद ऐसा लिखा जाने लगा।
धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों से होने वाली हानि के प्रति समाज को जागरूक करने हेतु हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। धूम्रपान और नशीले पदार्थों से जो हानि होती है, उस हानि से लोगों को बचाने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कब? 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नशीले पदार्थों के अंतर्गत निम्नलिखित पदार्थों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से पदार्थ हैं जो कि प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से या यूँ कहीं रासायनिक रूप से पाए जाते हैं, जो कि नशीले पदार्थों के रूप में शामिल किए जाते हैं और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहला आता है तंबाकू। तंबाकू, जिसे निकोटिना टेबेटम के नाम से जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है निकोटिना टेबेकम है, ये टेबेटम नहीं है, टेबेकम, जिससे प्राप्त होने वाले पदार्थ को निकोटीन कहा जाता है, जो कि कैंसर जैसी भयानक बीमारी को जन्म देती है। तो तंबाकू जो है, उसका पहली बात तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो निकोटिना टेबेकम। इसमें कौन सा हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, तो निकोटीन नामक पदार्थ इसमें हानिकारक पाया जाता है, जो कि कैंसर जैसी बीमारी को उत्पन्न करता है, जन्म देता है। दूसरा है अफीम। तंबाकू के बाद प्राकृतिक पदार्थों की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा है अफीम। इसे काला सोना भी कहा जाता है। यह जिस पौधे से प्राप्त होता है उसे पॉपी कहा जाता है। अफीम के पौधे को क्या कहते हैं? पॉपी कहते हैं। भारत में तंबाकू जैसे हानिकारक पदार्थों को नियंत्रित करने हेतु राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। तंबाकू एवं नशीले पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने हेतु पेथेडिन नामक दवाई दी जाती है। देखिए, बात करें हम यहाँ पे कि भारत में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो है उसकी स्थापना की गई है। तंबाकू और नशीले पदार्थों को सेवन को नियंत्रित करने हेतु पेथेडिन नामक दवाई जो है वो दी जाती है, पेथेडिन। तो यहाँ पे ये बात थी हमारी नशाखोरी की और धूम्रपान की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये जो है, जो हमारी सामाजिक बुराइयां थी, ये यहाँ ख़त्म हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इनके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप इनको पढ़िए, एंजॉय करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।